आज के फंडे के विनिंग सीरीज 44 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द फूड प्राइस इंडेक्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। FAO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का निम्नलिखित नीचे दिए गए वाला जो है भाई उसमें से कौन सा फूड प्राइस इंडेक्स नहीं है? A FAO फूड प्राइस इंडेक्स, B FAO सीरियल प्राइस इंडेक्स, C FAO वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स और D FAO मीट प्राइस इंडेक्स। सो कौन सा नहीं है? क्लिक कीजिए। क्या क्लिक किया? ओके वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं। चलो आंसर मैच करते हैं। आंसर इज C FAO वेजिटेबल प्राइस इंडेक्स। ये नहीं है दोस्तों, है ना। फूड प्राइस इंडेक्स है, ये कॉम्प्रेहेंसिव है, टोटल कॉम्प्रेहेंसिव होता है और बाकी जो होते हैं उसके सब इसमें FAO सीरियल प्राइस इंडेक्स है, एक मिड प्राइस इंडेक्स है। ये जो वेजिटेबल है तो वेजिटेबल एक्चुअली वेजिटेबल नहीं, एक्चुअली इट्स अ वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स। ओके, और एक जो है आखिरी बचा है वो है फूड, दैट इज FAO डेयरी प्राइस इंडेक्स। कौन सा है? FAO डेयरी प्राइस इंडेक्स। ये एक हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, अभी मैंने जो बताया वेजिटेबल ऑयल प्राइस इंडेक्स, और एक 5, यानी कितने दोस्तों? 5 इंडेक्सेस जो है ये FAO पब्लिश करता है। ये किसके आधार पर पब्लिश करता है? इंटरनेशनल जो प्राइजेस होते हैं, है ना, जो इंटरनेशनल प्राइजेस है कमोडिटी के, उसके आधार पर होता है। ग्लोबल लेवल के प्राइजेस ये जो भी चेंज होते, कैसे? मंथली लेवल पर, यानी मंथली रिपोर्ट ये करता है। मंथली लेवल पर जैसे चेंजेस होते उस हिसाब से। इसके लिए भी इसने बेस रेट लिया है, बराबर है, बेस ईयर है। तो इसका बेस ईयर कौन सा है? तो इसका बेस ईयर है दोस्तों 2014-16, दिस द बेस ईयर। ओके, न्यूज में क्यों है देख लेते। तो न्यूज में इसलिए है कि होप इन रेंस इजिंग ग्लोबल फूड प्राइजेस गिव RBI रूम, इस टाइप का टाइटल है ना। RBI अभी जो है फिलहाल में अपना जो यह है इन्फ्लेशनरी कंडीशन उससे जूझ रही है, काफ़ी परेशानी में है। RBI ने अपनी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ कर रहा है, वो कुछ कारगर साबित नहीं आ रही है। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि मानसून बेहतरीन रहेगा, तो ऑब्वियसली इसके वजह से फूड जो इन्फ्लेशन है ना, फूड इन्फ्लेशन में काफ़ी अच्छा इजाफा मिलने वाला, काफ़ी कम हो सकता है। अभी यदि हम देखें यूनाइटेड नेशंस का FAO फूड प्राइस इंडेक्स है, वो 2022 में 157.4 पॉइंट से कम हो गया था। पहले था 159.7 पॉइंट्स, ये था मार्च में, ठीक है, मार्च 2022 में। अब यदि इसको कंपेयर करें 2022 को कंपेयर करें 2019 से, तो हम सोच सकते हैं कि ये 2022 बहुत ही खतरनाक ईयर है। खतरनाक ईयर इन द सेंस, देखो यहाँ पे 2019 में 91.1 पॉइंट्स थे, अभी कितना बढ़ गया भाई? 159.7, है ना। तो बहुत ही हाई लेवल पर फूड प्राइजेस चले गए हैं। Second question, which country considering legislation to make stringent norms for gun licensing? गन लाइसेंसिंग के लिए कौन सी कंट्री स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाने के लिए लेजिस्लेशन के ऊपर सोच रही है? बड़ा आसान सा सवाल है, आपको मालूम है, चलो फिर भी देख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा आसान रहता है और हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में डिश क्या हूँ खत्म हो जाते हैं। तो चलो, A कनाडा, B USA, C नाइजीरिया और D ब्राजील। आपको मालूम है? चलो यस, आंसर क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज B USA। यस, एब्सोल्युटली राइट। न्यूज में क्यों आया देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वर्ड इनफ, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया भाई, है ना। वो कह रहे लॉ मेकर्स को यानी कांग्रेस को कि भाई आप कुछ कायदा वायदा बना लो यार, है ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, प्रेसिडेंट हैव नो पावर टू मेक अ लॉ, बराबर है। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है कि जिस ढंग से ये चल रहा है सब, सो इट इन USA बिकमिंग अ किलिंग फील्ड,
है ना। तो गन कल्चर जो है ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ गन कल्चर, ये अमेरिका इससे काफी जूझ रहा है। अभी रिसेंटली मस्का हो गया, तुलसा जो था ओक्लाहोमा में, वहां पे हो गया। तो कहते हैं कि भाई एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बना लो और साथ में रेड फ्लैग लॉज जो है वो डेवलप कर दो। अभी हाउस डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने 2 जून में एक सोचा था कि भाई चलो सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह जो है यंगस्टर्स को नहीं बेची जाए, और जो भी पिस्टल वगैरह रहेंगी या मैगजीन और 10 राउंड्स के ऊपर ना रहे। थर्ड क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन्स आर, इको सेंसिटिव जोन्स क्या है? A, ecologically fragile areas. B, core areas of protected forest. C, rural urban fringe green belt. And D, over exploitative landscape. क्या है दोस्तों इको सेंसिटिव जोन, यानी जो इको वे से जो सेंसिटिव होता है ऐसे जोन को क्या कहते हैं, या फिर क्या होता है? इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक जो एरियाज होते हैं, या फिर कोर एरियाज होते हैं प्रोटेक्टेड ये इसके, है ना, केंद्र बिंदु में, या फिर रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया, यानी अर्बन के बाहर का एरिया जो ग्रीन बेल्ट होता है, या ज्यादा से ज्यादा जो एक्सप्लॉइट किया है वैसी लैंड। आंसर क्लिक कर लो, मैं क्लिक कर रहा हूं। ओके, चलो मैच कर लेते हैं, मैच कर ले। ओके, यस, आंसर इज ए इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, ऐसा एरिया जो नाजुक है इकोलॉजिकली, है ना। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं दोस्तों। C, keep ESZ of 1 kilometer around forest से सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2022 को डायरेक्शन दे दिया है कि जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके इर्द गिर्द का, यानी ये यदि फॉरेस्ट है तो यहां से ये इसका पेरीफेरी, ये पेरीफेरी, ये फॉरेस्ट हो गया दोस्तों, ये फॉरेस्ट का पेरीफेरी से, है ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दायरे का ये जो दूसरा सर्कल रहेगा, इट कंसीडर्ड एज अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन रहेगा 1 किलोमीटर का। इसमें ट्रांजिशन जोन, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कैसे रहेगा, ये रहेगा ट्रांजिशन जोन, है ना, ट्रांजिशन रहेगा। ऐसे ये ट्रांजिशन जोन कैसा रहेगा कि ये हाई प्रोटेक्शन, ये कैसा हो गया अंदर का एरिया, ये हाईली प्रोटेक्ट एरिया हो गया। ये हाई प्रोटेक्टिव एरिया से ये जो हो गया इसके बाहर का ये बाउंड्री यदि हमने पकड़े तो ये बाउंड्री लेसर प्रोटेक्शंस, यानी जहां पे हैबिटेट्स वगैरह ह्यूमन बीइंग के रह सकते हैं, ये तो ये जो है एरिया, ये एरिया को नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, इको सेंसिटिव जोन। ये 1 किलोमीटर का रहे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। पर्टिकुलरली ये जजमेंट कौन से कॉन्टेक्स्ट में है तो देखा जाए तो जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज है या फिर टाइगर रिजर्व है, वहां के इर्द गिर्द में अगल बगल में माइनिंग एरियाज चल रहे हैं, साथ में बाकी डेवलपमेंट डैम वगैरह बनाने की एक्टिविटीज चल रही है। तो ये बड़ा गलत हो रहा है भाई, इससे जो इकोलॉजिकल एरिया उसकी जो है डिस्टर्बेंस जो है बढ़ गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हु इज अ स्टेट, स्टेट इज अ ट्रस्टी, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ अ कॉमन पब्लिक, और इसलिए कॉमन गुड जो होता है, ये कॉमन गुड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपने डिसीजन लेने चाहिए, ना कि जस्ट फोकसिंग ऑन द रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू कहाँ है भाई, पैसे आज है कल नहीं, हाथ का मैल, इंसान यदि नहीं है तो पैसे का क्या, है ना। सो दिस इको सेंसिटिव जोन शैल बी कंसीडर्ड एज अ शॉक absorber for the protected areas. Fourth question, consider the following statements. 1. Under Article 32, only aggrieved person can approach to the Supreme Court for only violation of his or her fundamental rights. Article 32 के तहत जो बंदे पर अत्याचार हो गया है वो बंदा अपने फंडामेंटल, ओनली अपने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेशन हो गया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो सकता है, ठीक है। 2.
Under Article 32, any person on a behalf of aggrieved person or a group of person belong to disadvantaged sections of the society can approach to the Supreme Court for violation of only fundamental rights of the aggrieved person of the or a group. यानी दूसरा है कि आर्टिकल 32 में कोई भी बंदा, पहले सेंटेंस में क्या लाया, ओनली पर्सन, एग्राइव्ड पर्सन, यहाँ पे कोई भी बंदा ऑन अ बिहाफ ऑफ एग्राइव्ड पर्सन और ग्रुप, कैसा, डिसएडवांटेज सेक्शंस का बंदा है, उसके लिए सिर्फ ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए वो अप्रोच हो सकता है. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. क्लिक कर ले, समझ गए दोनों स्टेटमेंट. ओके ओके यस, मैं क्लिक कर रहा हूं. मैच द आंसर, आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों. पहला रिलेटेड जो है इट्स रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 32 में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू द रिट्स, और 32 में फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के लिए डायरेक्ट यानी ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है. ठीक है, राइट. अब दूसरा जो है आर्टिकल 32 में कोई भी बंदा, तो इट्स अ इनोवेशन कॉल्ड एज अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये यहां से आता है. ओके, चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है थोड़ा सा. दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. 3 जून 2022 को एक PIL पिटिशनर था, उस पर 18 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया. कंसिडर्ड एज अ लग्जरियस लिटिगेशन, है ना भाई. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तूने हमारे 18 मिनट बर्बाद कर दिए, तो ₹1 लाख, कितना खतरनाक रहे, पर 1 मिनट, इस हिसाब से 18 लाख का जुर्माना लगा दिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट रहमदिल हो गया, बोले चलो यार तुझे भी माफ कर लेते, ₹2 लाख तेरे पर लगा दिए, 2 लाख भर दे और भग जा. इसके बाद ये फालतू के धंधे नहीं करना. उसको भी अकल आगे होंगे कि ये फालतू के धंधे नहीं करना. अब ऐसे ही किस्सा हो गया था, पहले भी हो गया था, फरवरी 2020 में एस्टीम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस चेतन कांबले. यहाँ पे भी 3 जज बेंच जो था अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, उन्होंने कहा कि भाई एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए को कौन सा गुड और कौन सा बैड PIL है. ऐसे ही जयपुर शहर हिंदू विकास समिति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहां पे भी कह दिया था कि भाई PIL बहुत अच्छी चीज है भाई. PIL ये जस्टिस लाता है, कौन से पब्लिक के लिए, तो ऐसे बंदे जो डिसएडवांटेज है, जो इग्नोरेंट है, इंडिजेंस है, इलिटरेसी है जिनमें, उनके लिए ये बेहतरीन है. तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने तो यही तो इनोवेशंस किया था, इनोवेशन इन 1981, है ना, अंडर द केस SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. भगवती जो थे, जस्टिस भगवती, इन्होंने कहा था कि भाई ये जरूरी है भाई, PIL इज essential, है ना, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव नॉट अ वॉइस, हु हैव नॉट हैव अ पावर टू अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, है ना. एक्चुअली रूटीन जो है लिटिगेशन एलिमेंट्स, इट्स मच मोर कॉस्टली एंड इट्स बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शंस. तो उनके लिए कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अनोखा इनोवेटिव एलिमेंट किया है PIL. सारी दुनिया में ये चल रहा है भाई, सारे दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जस्टिस उस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, तो इसमें ये किया था. लेकिन PIL के नाम पर धंधे शुरू हो गए. अब बलवंत सिंह चौफाल केस जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 8 डायरेक्टिव्स दिए कि PIL को कैसे पहचानना, अच्छा या बुरा. ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इन स्टॉक मार्केट पार्लेंस यानी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, द इरोनियस एक्शन, कुछ तो भी गलत एक्शन इन द स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ गलत एक्शन कर दिया, है ना, कैसे, रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेसिंग रॉन्ग की, कुछ तो भी गलत की दबा दिया, इस कॉल्ड एज, यानी कुछ तो भी लोचा कर दिया ट्रेडिंग करते हुए, कहीं तो भी दिमाग कहीं और दिल कहीं ऐसा कुछ हो गया और गड़बड़ हो गए. ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? A, डेड कैट बाउंस, मरी हुई बिल्ली पुदक मार देना. B, पैनिक सेलिंग, है ना, बौखलाहट में बेच देना. C, इवेंट रिस्क, कुछ घटना है उसकी रिस्क हो जाना. या D, फैट फिंगर, बड़े मोटे फिंगर हो जाना. क्या है भाई, चलो देख लेते हैं. क्लिक किया आपने, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर. ओके
यस, आंसर इज डी, फैट फिंगर, है ना, बड़े मोटे मोटे इतने फिंगर थे, गलत की डब है ना, इधर दबाना तो उधर हो गया भाई, कुछ लोचा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ, है ना, erroneous action which is happened from the putting the wrong key. Okay, dead cat, dead cat ये भी एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। ऐसा होता है कि ये डेड कैट में पकड़ लो कि, है ना, कि अचानक मतलब एक जो है एक स्टॉक जम से नीचे गिर गया है और फिर उसमें हल्की सी उछाल आ गई, यानी मरी हुई बिल्ली फड़फड़ाने लगी हल्की सी, बस उतना, बाद में फिर से मर गए, दैट इज कॉल्ड एज अ डेड कैट बाउंस। पैनिक सेलिंग, पैनिक सेलिंग इन द सेंस कि प्राइसेस बढ़ बस नीचे गिर रहे, बहुत गिर रहे तो भाई बेच डालो, गिर रहे तो बेच डालो, बियरिश कंडीशन आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैनिक सेलिंग, है ना। अब एक कुछ तो भी इवेंट हो जाता है ना, एक कुछ तो भी पकड़ लो, एक बॉन्ड ड्रॉप हो गया या कुछ तो भी हो गया, और उसके वजह से जो स्टॉक में रिस्क लेके जो सेलिंग या परचेसिंग होता है, दैट इज द इवेंट रिस्क। ओके, ठीक है, चलो न्यूज में क्यों आया फैट फिंगर देख लेते। दोस्तों न्यूज में ऐसे है कि आफ्टर फैट फिंगर ट्रेड एनएससी कॉशंस ब्रोकर 2 जून 2022 को इंडिया में एकदम जबरदस्त हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। एक ट्रेडर को 200 से 250 करोड़ का फटका लग गया, गलत ट्रेडिंग करने की वजह, फ्रैक ट्रेडिंग हो गई, गलत ट्रेडिंग, दैट इज अ फैट फिंगर ट्रेडिंग, है ना। अब उसके बाद एनएससी ने सर्कुलर निकाला और बोला कि भाई ये धंधे मत करो, आप अपने अप्रोप्रिएट इंटरनल सिस्टम रखो, अपनी प्रोसीजर रखो, ताकि अपना आपका जो ऑर्डर या ट्रांजैक्शन है वो गलत इसमें ना जाए, या आपकी अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है वो भटक ना जाए, है ना। तो आप लालच में मत आइए और गड़बड़ मत कीजिए। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।